जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 32वें सेट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 31वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे हुए हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके अपकमिंग रेलवे वैकेंसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि तीव्र परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग रेशम के कीड़े की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर उसके लार्वा से जो रेशम है वो उत्पन्न होता है या जो रेशम है वो विकसित होता है। और अगर हम लोग मेढक में प्रजनन को देखते हैं तो आप कहते हैं सर मेढक भी जो है वो लार्वा छोड़ता है और ये लार्वा अचानक से परिवर्तित होकर के बड़ा मेढक के रूप में हमको दिखना शुरू हो जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लार्वा का अचानक से परिवर्तित होकर के एक सुदृढ़ जीव के रूप में दिखने की जो प्रक्रिया होती है या लार्वा का सुदृढ़ जीव में बदलने का जो एक त्वरित कार्रवाई होता है, त्वरित प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग हिंदी में कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? तो सर इसको हम लोग कायांतरण कहते हैं। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। मेरे मित्र, इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर एक डायग्राम भी लिया है और आप सभी देख पा रहे होंगे कि जब मेढक लार्वा छोड़ता है तो वो सर मछली जैसा शेप में दिखता है। कैसा दिखता है? सर मछली जैसा शेप में दिखता है। और आप कह सकते हो कि आप कुछ दिन पहले मेढक के लार्वा को इस शेप में देखोगे और सर अचानक से आप कुछ दिन के बाद इसको क्या देखोगे कि सर ये पूरी तरह से कंप्लीट मेढक बन चुका है। मतलब क्या आप कह सकते हो कि पहले ये थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर सर ये इस तरह से आपको दिखेगा और फिर आपको इस तरह से दिखेगा और फिर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मछली जैसे मेढक का बच्चा कुछ ही दिनों में कायांतरण करके क्या हो जाता है? तो सर मेढक बन जाता है। तो लार्वा का कुछ ही दिनों में विकसित होकर के संपूर्ण जीव में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। और सेम प्रोसेस आपका रेशम के साथ भी होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो उत्परिवर्तन भी है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि उत्परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? म्यूटेशन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो म्यूटेशन होता है ये क्या है? तो एक प्रकार का अनुवांशिक परिवर्तन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का अनुवांशिक परिवर्तन होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अनुवांशिक परिवर्तन है तो ये किस में होगा? आप कहेंगे सर अनुवांशिक पदार्थों में होगा। किस में होगा? अनुवांशिक पदार्थों में होगा। अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ के रूप में देखते हैं। आप सबों को मालूम है कि जो डीएनए की संरचना होती है, वो कैसी होती है? तो आप कहते हैं सर डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है। और मेरे मित्र यहां पे डीएनए के आकार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहलाता है। अगर मेरे मित्र मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है जो सही सलामत आपको दिख रहा है और इसी के आकार में परिवर्तन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ जाए, तो मेरे मित्र यहां पे जो ये शेप में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? म्यूटेशन कहते हैं। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि म्यूटेशन की जब भी बात की जाएगी तो हम लोग बड़े ही सरलता से कहेंगे कि एक प्रकार का अनुवांशिक परिवर्तन है या फिर डीएनए के आकार में परिवर्तन को ही हम लोग किस रूप में देखते हैं? आप कहेंगे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के रूप में देखते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रूपांतरण भी है और विविधीकरण भी है। तो मेरे मित्र इसका बायो से हम लोग कोई रिलेटेड टर्म नहीं कहते हैं। रूपांतरण का मतलब हुआ सर एक रूप से दूसरे रूप में चला जाना और विविधीकरण का मतलब हुआ सर विविधता। तो मेरे ख्याल से इस शब्द में कोई आपका कंसेप्ट नहीं है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है?
क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन के सेवन को बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो आप कहेंगे सर इसके लिए कोई कंसेप्ट हो सकती है क्या? मेरे मित्र इसके लिए क्या कंसेप्ट होगी? ये तो जस्ट लाइक एस्थेटिक जीके की तरह हो गया या एस्थेटिक साइंस की तरह हो गया कि निम्न में से भूख हार्मोन कौन सा है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भूख हार्मोन जो है वो घ्रेलिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? घ्रेलिन को बोला जाता है, जो कि कहां से निकलता है? तो सर आपका जो अमाशय है, ध्यान में रखेंगे, अमाशय जहां पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो सर आपके अमाशय से ये घ्रेलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अमाशय में भी कहां से? तो सर अमाशय के जठर ग्रंथि में आपका सेल होता है, कोशिका होता है, उससे क्या होती है? तो ये घ्रेलिन हार्मोन जो है स्रावित होती है, जिसको क्या कहते हैं? हंगर हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि भूख हार्मोन भी कहते हैं। जब आप खाली पेट रहते हैं, खाना को देखते हैं, आपको खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, किसकी वजह से? तो सर इसी घ्रेलिन हार्मोन की वजह से। लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ रहता है और आप फिर से खाना को देखते हो तो आपको खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आप खाली पेट होते हैं तो उस वक्त घ्रेलिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो आपके बॉडी में क्या होता है सर? ज्यादा होता है। लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ रहता है और आपको खाने की इच्छा नहीं होती है तो उस वक्त घ्रेलिन हार्मोन का जो स्तर होता है वो निम्न हो जाता है, यानी कि नीचे चले आता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारा सही आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में रेजिस्टिन और लेप्टिन भी है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये भी आपका एक प्रकार का हार्मोन ही है, और ये हार्मोन आपको कहां से रिलीज होता है? तो ध्यान में रखिएगा, एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बसा उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? बसा उत्तक कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो रेजिस्टिन और लेप्टिन हार्मोन है, जो रेजिस्टिन और लेप्टिन हार्मोन है, ये बेसिकली किसको रेगुलेट कर रहा होता है? तो आपके वजन को और आपके बॉडी में हो रहे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ग्लूकोज उपापचयी प्रक्रिया और साथ ही साथ वजन को नियमित या आप कह सकते हो विनियमित करने वाला हार्मोन जो है वो रेजिस्टिन और लेप्टिन है, जो कि कहां से स्रावित होता है? तो हम लोग बेसिकली कहते हैं सर एडिपोज टिश्यू से स्रावित होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लेप्टिन को भूख, आप कह सकते हो कि भूख कम लगने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे इंसुलिन की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये इंसुलिन जो है ये हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से रिलीज होती है। अग्नाशय में भी कहां से? तो सर पेनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का कम सेक्रेशन होता है तो फिर आप डायबिटीज से पीड़ित हो जाते हैं, और इसीलिए डॉक्टर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो सर इंसुलिन का कम स्रावित होना डायबिटीज की ओर धकेलता है। कहां से स्रावित होता है? सर अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि नीचे सूचीबद्ध अम्लों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, यानी कि सबसे वीक एसिड कौन सा है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करते हैं तो हम सबों को मालूम है कि जो भी एसिड होगा उसमें H+ आयन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होगी। जो भी एसिड होगा उसमें क्या होगी? आप कहेंगे H+ आयन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होगी। फिर मित्र अगर आप किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करो और वो वाटर में ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रोवाइड करे तो आप समझ जाना कि वो क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर आप किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करो और वो कम मात्रा में क्या करे? H+ आयन प्रोवाइड करे तो आप समझ जाना वो एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है। मेरे मित्र अगर आप बात करेंगे यहाँ पे एसिटिक अम्ल की, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसको तो हम लोग पहले से जान रहे होते हैं कि CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, और ये क्या है? एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। बाद बाकी के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ये सब के सब क्या आते हैं? तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा मान IPv4 एड्रेस नहीं है? अब बड़ा सवाल है सर यहाँ पे कि सर ये IP क्या होता है? IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस आप लोगों ने कई बार मूवी वगैरह में नाम सुना होगा कि उसका IP एड्रेस पता करो फिर हम ये जान सकते हैं कि वो कहाँ है, क्या है, नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो IP एड्रेस होता है ये क्या बताता है? तो सर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा है
और किस जगह पे सर वो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है, यानी कि ये आईपी एड्रेस आप खुद भी प्राप्त कर सकते हो। हम जहां से क्लास ले रहे हैं सर, इसका भी अपना आईपी एड्रेस है, जो वाईफाई कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आप किसी वाईफाई वगैरह से कनेक्ट हो तो वहां पे क्लिक करो और उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको अपना आईपी एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो है वो किसको बता रहा होता है, तो सर इंटरनेट प्रोवाइडर और उसके स्थान को बता रहा होता है। अब आप सभी यहां पे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस होता है, अभी हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस प्रचलित हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सर इसको हम लोग IPv4 और साथ ही साथ IPv6 के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे IPv4 का मतलब क्या हुआ, IPv4 का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और मेरे मित्र IPv6 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। मेरे मित्र अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी ये 10000 में हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बस इसके पहचानने का एक तरीका है, ध्यान में रखेंगे कि जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, इसमें जो नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सर डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है आपका वो 4 डेसिमल के रूप में नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, जबकि इसमें जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आपको 8 डेसिमल के रूप में आपको मतलब कह सकते हो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो 100 और फिर 100, फिर बीच में पॉइंट है, फिर यहां भी पॉइंट है और फिर यहां पे भी पॉइंट है, और फिर अगर आप बात करोगे तो यहां पे भी देखोगे 100 इस तरह से। तो सर ये जो आपको डेसिमल के रूप में दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं सर, 4 ग्रुप हैं। तो आपका जो IPv4 वर्जन होता है, इसमें जो ये वाला जो आप 1000 देख रहे हो, इसको ऑक्टेट बोला जाता है या हम लोग इसको ग्रुप बोलते हैं। तो इसका जो ऑक्टेट होता है वो आपका 4 ग्रुप में बटा होता है, जबकि इसमें सर 8 ग्रुप में बटा होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रत्येक ग्रुप है IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में प्रत्येक ग्रुप का जो वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच होगा। 0 से 255 के बीच को छोड़ करके अगर कोई भी नंबर आपका IPv4 एड्रेस के रूप में है तो वो सर मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। अब 0 से 255 के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि सर ये सभी IPv4 एड्रेस हैं, यहां पे बनाया गया है। अगर हमको 0 से 255 के बीच में इस तरह का एड्रेस बनाना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 192 और 261 और फिर हम लोग यहाँ पे 01 और क्या लिख सकते हैं सर, तो 00 लिख सकते हैं। ये हमारा एक आईपी एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां पे है कि सर हम इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा IPv4 एड्रेस नहीं है। तो मेरे मित्र मैंने क्या बताया कि IPv4 एड्रेस वही होगा जिसमें प्रत्येक ग्रुप का जो ऑक्टेट का प्रत्येक ग्रुप होगा उसका वैल्यू सर 0 से 255 के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे 100 है यानी कि ये 0 से 255 के बीच का वैल्यू है, तो ये आपका IPv4 एड्रेस होगा। अगर हम बात करेंगे यहां पे तो आप कहेंगे सर 100 और फिर यहां पे 10 और फिर 10, तो आप क्या कहेंगे सर ये भी 0 से 255 के बीच है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा IPv4 एड्रेस है। अब यहाँ पे 10 फिर 10 पॉइंट है सर सबके बीच में, आप कहेंगे सर इसका भी वैल्यू तो 0 से 255 के बीच है, तो सर ये भी आपका क्या है IPv4 एड्रेस है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सर इसमें 1000 है, सर 1000 तो नहीं होगा, इसका वैल्यू जब भी होगा तो 0 से 255 के बीच होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये हमारा IPv4 एड्रेस नहीं है, और हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी आईपी एड्रेस की बात की जाएगी आप सभी समझेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलो जी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, और सर जनरली वो लोग पेस्ट के रूप में भोजन का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो बेसिकली पूरक आहार के रूप में शैवाल का भी क्या करते हैं सर, सेवन करते हैं। इसीलिए कि शैवाल सर प्रोटीन से भरपूर होता है, और जो शैवाल होता है वो आपका क्या है, एस्पिरुलिना और कोलेरेला। क्या है सर, एस्पिरुलिना और कोलेरेला। और मेरे मित्र यहाँ पे जो स्पायरोगैरा और फ्यूनेरिया है, तो फ्यूनेरिया को तो हम लोग कॉड मॉस के रूप में जानते हैं, और स्पायरोगैरा आपका ऐसा सवाल है जो अलवणीय जल में पैदा होता है, यानी कि जिसमें लवण नहीं होते हैं। मतलब साफ है कि सही आंसर हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 1 और 3 होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर जी, पहले ही ऑप्शन में है। तो इसको एज अ एस्थेटिक साइंस आप सभी याद रखना कि कौन सा सवाल प्रोटीन से भरपूर होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे एस्पिरुलिना और कोलेरेला। क्या कहेंगे, एस्पिरुलिना और कोलेरेला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि सर ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं। मेरे मित्र इसको भी आप एस्थेटिक साइंस के रूप में याद रखेंगे। इसको हम लोग प्लेसर निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कि आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा समय होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम अपने फोन में भी किसी भी चीज को देखते हैं, या मान लीजिए किसी ऐप को खोलते हैं, तो आप देखते होंगे वहां पे कोई चीज गोल गोल घूमते रहता है, तो आप क्या कहते हैं कि ये एक्सेस कर रहा है। तो यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि सीपीयू, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है। आप सभी कहेंगे सर मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाएगा। तो सही आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम। फॉर्मेट तो मार नहीं रहे हैं, जो हमारा फॉर्मेटिंग टाइम होगा। अच्छा, सीपीयू आवृत्ति, सीपीयू फ्रीक्वेंसी को यहां पे हमें कोई लेना देना है नहीं। और निर्देशक चक्र, तो सर आप कहेंगे इसका भी नहीं है, वो तो सिंपली गोल गोल घूमता है, तो वो एक्सेस कर रहा होता है। चाहे हम अपने फोन में करें या कंप्यूटर में करें, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे उसको सर हम लोग मेमोरी एक्सेस टाइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। मेरे मित्र बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट किंगडम की, यानी कि पादप जगत की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पादप जगत में हमारा ब्रायोफाइटा आ जाता है, टेरिडोफाइटा आ जाता है, एंजियोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी जिम्नोस्पर्म वैसे पौधा होता है जिसका बीज ढका हुआ नहीं होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म की बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं सर ये वैसे पौधे होते हैं जिसका बीज ढका हुआ रहता है। तो प्रारंभ में जब ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो टर्म नहीं थे आपके पास, तो उस वक्त एंजियोस्पर्म पौधा को क्या बोला जाता था, मैग्निलोफाइटा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मैग्निलोफाइटा बोला जाता था। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मैग्निलोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है, आप सभी याद रखना एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, आवृत बीजी, यानी कि इसका जो बीज होता है वो क्या होता है सर, ढका हुआ रहता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म है। मेरे मित्र इसको हम लोग नग्न बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीजी। और इसका बीज जो है वो एक आवरण से ढका हुआ नहीं रहता है, जैसे कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, चीड़ के पेड़ की बात कर लेंगे। ब्रायोफाइटा के बारे में क्या याद रखेंगे, तो सर ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है, यानी कि उभयचर बोला जाता है, इसलिए कि ये जल और थल दोनों जगह उग सकते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्या बोला जाता है सर, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और मेरे मित्र टेरिडोफाइटा है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि टेरिडोफाइटा संघ के जो पौधे होते हैं उसका जो बॉडी होता है वो सर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होते हैं। जनरली मेरे मित्र आप सबों ने एक इस टाइप का पत्ता देखा होगा, इस टाइप का पत्ता देखा होगा, ये इस टाइप से, ये आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है सर, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ही आता है।
ठीक है। तो इसका जो पूरा बॉडी होता है सर वो जड़ और तना आप कह सकते हो पत्ते में विभाजित होता है। नेक्स्ट है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग मानव के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, मानव के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप सभी कितना लिखेंगे? मानव के नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, और यही सर फ़ारेनहाइट में कितना के बराबर होता है? आप कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसका आंसर हम कैसे समझेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो चला जी, अगर बिलीव ना हो तो c/5 इक्वल टू f-32/9 से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के सेशन में पढ़ाया था। आपसे कहा जा रहा है कि SRAM को आवृत्ति रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। नहीं सर, SRAM को आवृत्ति रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो DRAM होते हैं उसको हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है। DRAM SRAM से तेज होते हैं? नहीं मेरे मित्र, जो आपका SRAM है वो DRAM से तेज होते हैं। SRAM नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है मेरे मित्र। SRAM जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, यानी कि ये तीनों आपका गलत है। SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि अगर हम लोग रैम की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा SRAM जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है हमारा DRAM जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक रैम कहते हैं। मेरे मित्र ये जो डायनामिक रैम होते हैं इसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। जबकि SRAM जो होते हैं इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, और ये क्या होता है? तो सर DRAM से ज्यादा तेज होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर पावर कट भी जाए तो इसमें जो डाटा है वो हमारा सुरक्षित रहता है, जबकि DRAM में इस तरह की चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे सही सिर्फ और सिर्फ SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यही बात है। बाकी की तीनों चीज क्या है सर? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आप कहेंगे सर लाइसोसोम को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सर इसी को हरित लवक बोला जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे हम लोग किचन हाउस ऑफ द प्लांट के लीफ को बोलते हैं, और सर लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो हम क्लोरोप्लास्ट को भी प्लांट का क्या कह सकते हैं? रसोई घर कह सकते हैं। और कई एग्जाम में आपका क्लोरोप्लास्ट ही प्लांट के रसोई घर के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। NaCl सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? सर नमक कहते हैं। और सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 23। क्लोरीन का सर 35.5। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 58.5 हो जाएगा। 58.5 ग्राम पर मोल। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर 58.5 तो नहीं है, 58 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? और मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? यानी कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई अपक्षय नहीं होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, तापीय प्रसार। मतलब अगर किसी चीज को हीट दिया जाए तो सर उसमें एक्सपेंशन होता है, उसी को हम लोग तापीय प्रसार कहते हैं। तो सर तापीय प्रसार के दौरान हमारा कोई अपक्षय तो नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल। ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा होता है? तो सर ऑक्सीजन जुट रहा होता है।
और मेरे मित्र कार्बनीकरण की बात करेंगे तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीवाश्म से या आप कह सकते हो फॉसिल्स का कोयला में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है सर, कार्बनीकरण, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जल योजन, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं किसी पदार्थ में तो वो हमारा जल योजन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, दूसरा है त्वचा कैंसर, तीसरा है स्थलीय पादपों की कम वृद्धि, चौथा है जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन। मेरे मित्र क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। और ओजोन लेयर में छिद्र होने से क्या होगा, तो सर सन का जो अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंचेगा। और अगर डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंचेगा तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर त्वचा कैंसर हो सकती है, साथ में स्थलीय पादपों की कम वृद्धि होगी, जलीय जंतुओं अपेक्षाकृत कम उत्पादन करेंगे। लेकिन कहीं पे आपने प्रभाव के रूप में, ओजोन क्षय के प्रभाव के रूप में यह पढ़ा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा संभव है, आप कहेंगे नहीं। तो सही आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, तो मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि आपका ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कहा जा रहा है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, प्लाज्मा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, तो सर ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है। और मेरे मित्र आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है सर, लोहा मौजूद होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्लड में लोहा मौजूद होता है। और डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। और साथ ही साथ प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में क्या होते हैं सर, सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी होती है। ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर तब कहलाता है जब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। और मेरे मित्र प्रोसेसिंग स्पीड को हम लोग पेटाफ्लॉप्स में मापते हैं। और अभी जो आपका सुपर कंप्यूटर की परम वेग की क्षमता की बात की गई है वो कितना है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। कितना सर, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आप सबों के लिए भी आए हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर बैरोमीटर, इसका इस्तेमाल हम लोग मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए भी करते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्मामीटर ताप मापने के लिए किया जाएगा। और ओडोमीटर, मेरे मित्र आप सभी बताइएगा कि ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, और इस चीज से आप रूबरू होते होंगे सर डेली, तो इसका भी जवाब आप सभी देंगे कि ओडोमीटर किस चीज को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका यहां पे भी 18 रख दिया गया है और यहां पे भी 18 रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट है 19, कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान में रखेंगे कि सर वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। और अगर हम लोग कोई तला भुना हुआ चीज ज्यादा खाते हैं, यानी कि फैटी मटेरियल हम अपने बॉडी के अंदर ज्यादा लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर मोटापा का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या अगर हम लोग वसा की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, तो सर पोषक तत्व हैं। और प्रोटीन आपके बॉडी के मसल्स को ग्रो करने और डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और मेरे मित्र वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन स्रोत मानते हैं, जबकि प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग करने वाला भोजन स्रोत मानते हैं, या आप कह सकते हो भोजन के अवयव मानते हैं। रुक्षांश सर इसको हम लोग फाइबर कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है सर, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये सर जल के अवशोषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है।
आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विंडोज 10 में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच से स्विच करने के लिए हम लोग Alt+ टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।